सहारा प्रणाम। सहारा समय देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूजा शर्मा। उत्तराखंड की धामी सरकार में मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा हो गया है। सीएम धामी ने अपने पास कार्मिक, गृह, कारागार, आबकारी, श्रम, पर्यावरण संरक्षण, नागरिक उड्डयन समेत 23 विभाग रखे हैं। सतपाल महाराज को पर्यटन, धर्मस्य, पीडब्ल्यूडी समेत 8 विभागों की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा सौरभ बहुगुणा को गन्ना मंत्री बनाया गया है। रेखा आर्या को महिला सशक्तिकरण और बाल विकास, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले एवं खेल एवं युवा कल्याण विभाग दिए गए हैं। सुबोध उनियाल को वन महकमा, तकनीकी शिक्षा विभाग मिला है। इससे पहले उनियाल के पास पहले कृषि विभाग हुआ करता था। गणेश जोशी को सैनिक कल्याण की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि डॉक्टर धन सिंह रावत स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, बेसिक शिक्षा, उच्च शिक्षा विभाग को संभालेंगे। प्रेमचंद्र अग्रवाल को संसदीय कार्य के अलावा शहरी विकास एवं वित्त विभाग दिया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना देहरादून से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ज्योत्सना, विभागों का बंटवारा हो गया है क्योंकि बहुत दिनों से सभी लोगों को इंतजार था कि कब आखिर मंत्रिमंडल की शपथ के बाद कब आखिर विभागों का बंटवारा होगा। बीते दिन हमने देखा कि विभागों का बंटवारा हो चुका है। सीएम धामी ने अपने पास 23 विभागों को रखा है। और क्या जानकारी? बिल्कुल पूजा, कल कह सकते हैं कि देर रात तक सस्पेंस बना रहा। सीएमओ से लगभग 9 बजे लिस्ट मिल गई थी विभागों के बंटवारे की, लेकिन उसके 15 मिनट बाद ही एक मैसेज आ गया कि प्लीज इसे होल्ड कीजिए और आप इसे पब्लिश ना करें, ना इसे कहीं ब्रेकिंग में चलाएं। सभी लोग इंतजार करते रहे और लगभग 2.5 पौने 3 घंटे बाद देर रात फिर वही लिस्ट ऑफिशियली जारी की गई। बड़े दिनों के इंतजार के बाद आखिरकार मंत्रियों को विभाग मिल गए। लगभग जो पुराने मंत्री थे, चाहे हम रेखा आर्य की बात करें, धन सिंह रावत की बात करें, गणेश जोशी की बात करें, या फिर हम सुबोध उनियाल की बात करें, जो पुराने मंत्री थे उन्हें कमोवेश वही विभाग मिले हैं। कुछ मंत्रियों का कद बढ़ाया गया है। जिस तरीके से सतपाल महाराज नंबर 2 की पोजीशन में है और उनके पास पीडब्ल्यूडी, पर्यटन, धर्मस्व जैसे भारी भरकम विभाग हैं। वहीं अगर हम प्रेमचंद अग्रवाल की बात करें तो लंबे इंतजार के बाद इंडिपेंडेंट वित्त मंत्रालय किसी मंत्री को मिला है। प्रकाश पंत लास्ट मिनिस्टर थे जिनके पास वित्त मंत्रालय था और उनकी मृत्यु के बाद कभी भी किसी को वित्त मंत्रालय नहीं मिला। प्रेमचंद्र अग्रवाल को जहां वित्त एवं विधायी यानी संसदीय कार्य मिला है, वहीं उनको शहरी विकास जैसा भारी भरकम मंत्रालय भी दिया है। अगर धन सिंह रावत की बात करें तो इस बार मुख्यमंत्री धामी ने एक नया एक्सपेरिमेंट किया है कि शिक्षा के सभी विभाग एक ही मंत्री को दिए हैं, यानी बेसिक शिक्षा से लेकर हायर एजुकेशन तक, तो वो धन सिंह रावत को दिए गए हैं और हेल्थ मिनिस्ट्री उनके पास जस की तस रखी गई है। गणेश जोशी की बात करें तो सैनिक कल्याण उनके पास जस का तस है, लेकिन उनको कृषि विभाग सुबोध उनियाल से लेकर के पहली बार दिया गया है। वहीं सुबोध उनियाल को वन महकमा दिया गया है, लेकिन पर्यावरण मंत्रालय मुख्यमंत्री ने अपने पास रखा है। साथ ही अगर सुबोध उनियाल की बात करें तो उनके पास भाषा, निर्वाचन और टेक्निकल एजुकेशन जैसे विभाग हैं। उनका जो कद है वो बहुत कह सकते हैं कि मजबूत नहीं किया गया है। रेखा आर्य इस बार मजबूत हुई है। रेखा आर्य को जहां अपने महिला विकास सशक्तिकरण मंत्रालय पहले की तरह जस का तस मिला है, वहीं उनको खेल और युवा कल्याण भी मिला है। इसके अलावा फूड एंड सप्लाई भी मिला है। चंदन रामदास जो पहली बार मंत्री बने हैं, उनको काफी अहम विभाग दिए गए हैं, जहां उनके पास अल्पसंख्यक समाज कल्याण है, वहीं उनके पास परिवहन भी है। सौरभ बहुगुणा को गन्ना मंत्री बनाया गया है, प्रोटोकॉल भी उनके पास है, कौशल विकास भी उनके पास है। कुल मिला के कह सकते हैं कि मंत्रियों के विभागों का बंटवारा बीजेपी ने बहुत सोच समझकर किया है। हालांकि मुझे लगता है कि कुछ संशोधन जरूर होंगे। जिस तरीके से हम बता रहे हैं कि कृषि गणेश जोशी को गया, जबकि सुबोध उनियाल का कहीं ना कहीं वो फेवरेट सब्जेक्ट था और उनकी एक्सीलेंसी हो गई थी। बहुत सेंट्रल लेवल पर भी उनके काम को बहुत अप्रिशिएट किया गया था और बहुत शानदार परफॉर्मेंस थी। उस हिसाब से सुबोध उनियाल का कद हल्का रखा गया है, उसे भारी भरकम नहीं बनाया गया है। धन सिंह रावत को और मजबूत बनाया गया है। अगर हम सतपाल महाराज की बात करें, उनको एड ऑन किया गया है पंचायती राज जैसा विभाग, काफी अहम मंत्रालय। तो कुछ मंत्रियों का कद काफी भारी भरकम हुआ है। वहीं अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री ने तमाम जो मुख्य विभाग है, चाहे हम राजस्व की बात करें, गृह की बात करें, कार्मिक की बात करें, आबकारी की बात करें, खनन की बात करें, ऊर्जा की बात करें, राजस्व की बात करें, ये सभी विभाग मुख्यमंत्री के पास जस के तस बरकरार हैं।
और काफी अहम मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास हैं। हालांकि 3 सीटें अभी भी मंत्रिमंडल में खाली हैं। देर सवेर जब वो भरी जाएंगी तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री अपना भार थोड़ा सा कम कर दें। ठीक है। तो धन सिंह रावत, सुबोध उनियाल और अगर हम गणेश जोशी की बात कर रहे हैं, क्योंकि इनका कद हम ज्यादा बढ़ता हुआ नहीं देख रहे हैं इस बार, ये संतुष्ट हैं अपने इन विभागों से? क्योंकि अगर सतपाल महाराज और रेखा आर्य की हम बात कर रहे हैं या प्रेमचंद्र अग्रवाल की हम बात कर रहे हैं, तो इनका कद तो निश्चित रूप से इस बार 2022 में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर बाकियों की बात करें, संतुष्टि उन्हें है अपने विभागों से, अगर आपकी बातचीत हो पाई हो? और देखिए, अभी किसी ने भी कोई रिएक्शन नहीं दिया है। अगर धन सिंह रावत की बात करें, धन सिंह रावत का कद बढ़ गया है। उनसे अगर आपदा प्रबंधन लिया गया है, लेकिन उसके बदले उनको बेसिक एजुकेशन मिल गया है, यानी कि माध्यमिक और बेसिक एजुकेशन भी उनके पास चला गया है। सहकारिता उनका फेवरेट विभाग है, वो उनके पास जस का तस बरकरार है। हेल्थ एंड हेल्थ एजुकेशन उनके पास जस का तस बरकरार है। धन सिंह रावत का कद बढ़ा है, रेखा आर्य का भी कद बढ़ा है। रेखा आर्य को कई विभाग एड ऑन किए गए, जैसे मैंने कहा कि फूड एंड सप्लाई बहुत अहम विभाग होता है किसी भी स्टेट में, वो रेखा आर्य को मिला है। और इसके अलावा खेल एवं युवा कल्याण भी रेखा आर्य को मिला है। तो रेखा आर्य का भी कद बढ़ा है। अगर कहीं थोड़ी सी कमी की बात करें तो वो सुबोध उनियाल में नजर आ रही है। ये फर्स्ट टाइम के जो मंत्री हैं, हो सकता है कि सौरभ बोगड़ा को आने वाले समय में कुछ और विभाग दिए जाएं, क्योंकि गन्ना विकास और चीनी का बहुत ज्यादा स्कोप उत्तराखंड में है नहीं। उत्तर प्रदेश में ये बहुत बड़ा विभाग होता है, लेकिन उत्तराखंड में इतना बड़ा विभाग नहीं है। प्रोटोकॉल जैसे एक अहम मंत्रालय उनको जरूर दिया गया है, लेकिन प्रोटोकॉल में कामकाज करने का बहुत ज्यादा नहीं होता है। कौशल विकास तो उनको दे दिया गया है, लेकिन युवा कल्याण नहीं दिया गया है। यानी कि थोड़ा सा कहीं मिस मैचिंग है। तो इसीलिए मैं आपको कह रही थी कि हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ संशोधन हो। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ संशोधन आने वाले समय में हो सकते हैं। फिलहाल सतपाल महाराज, प्रेमचंद्र अग्रवाल, गणेश जोशी, धन सिंह रावत, सुबोध उनियाल, रेखा आर्य, चंदन रामदास और सौरभ बहुगुणा, ये तमाम ऐसे मंत्री हैं जिनके विभागों का बंटवारा हो चुका है। 23 ऐसे मंत्रालय हैं जो कि सीएम धामी ने अपने पास रखे हैं। आप हमारे साथ बने रहे ज्योत्सना। तो उत्तराखंड विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है। सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाएगा और उसके अलावा लेखानुदान पर चर्चा की जाएगी और उसे पारित कराया जाएगा। ज्योत्सना हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। ज्योत्सना, विधानसभा सत्र का आज ये दूसरा दिन है। बीते दिन हमने देखा कि हंगामेदार रहा था सदन। आज क्या लग रहे हैं आसार, क्या संभावना है ज्योत्सना? उसके अकॉर्डिंग आज काफी अहम है। अहम इसलिए है कि आज ही लेखानुदान पर चर्चा होनी है और उसका पारण होना है। दूसरा जो राज्यपाल का अभिभाषण है उस पर आज चर्चा भी होनी है, धन्यवाद प्रस्ताव पर, और उसके बाद उसका पारण भी होना है। यानी कि जो मेन विभाग कार्य है, विधायी कार्य है उत्तराखंड विधानसभा के, वो आज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएंगे। हो सकता है कि सदन देर रात तक चले या देर शाम तक चले, ये डिपेंड करता है विपक्ष के व्यवहार पर। आज प्रश्नकाल नहीं होगा, और प्रश्नकाल नहीं होगा तो उसकी जगह 1-1.25 घंटा अन्य मुद्दे उठाए जा सकते हैं। शून्यकाल में भी कई विषय आ सकते हैं। पूजा, कुल मिला के यही है कि सरकार का जो बिजनेस है वो लगभग आज कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कार्य मंत्रणा तय करेगी कि कल का यानी 31 मार्च का क्या बिजनेस रहने वाला है। ज्योत्सना, अगर विपक्ष की बात कर रहे हैं तो अवधि को लेकर वो प्रश्न उठा रहे थे। बीते दिन हम सुन रहे थे प्रतिक्रियाएं कांग्रेस की और बसपा की विधायक की कि अगर अवधि पर हम देख रहे हैं तो 3 दिन का मात्र समय दिया गया है, कम समय है, इसे और एक्सटेंड किया जाए। ये सवाल उनकी ओर से उठाए गए हैं। पूछिए, एक बार सवाल दोहराएंगे? अवधि को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठाता आया है। बीते दिन भी हम कई प्रतिक्रियाएं यहां पर विपक्षियों की सुन रहे थे, विधायकों की, कि अवधि को बढ़ाने को लेकर वो सवाल उठा रहे हैं विधानसभा की। बिल्कुल, देखिए, जो बीएसपी के विधायक दल के नेता हैं मोहम्मद शहजाद, उन्होंने जरूर इस बात को कहा था कि विषय बहुत सारे हैं और ऐसे में सत्र की अवधि बढ़ाई जानी चाहिए। लेकिन इस समय क्योंकि सरकार का एकदम नया गठन हुआ है, बहुत सारा बिजनेस सरकार के पास है नहीं, प्रश्न लगे नहीं है क्योंकि नई सरकार है, अभी सदस्यों का निर्वाचन हुआ है, तो इसलिए जब बिजनेस नहीं है तो सरकार सदन ज्यादा दिन चला भी नहीं सकती है। हाँ, वो अलग बात है कि अभी नेता प्रतिपक्ष भी नहीं चुना गया है, तो कांग्रेस के वो तेवर भी अभी देखने को नहीं मिल रहे हैं सदन के अंदर। हालांकि कल कांग्रेस ने जरूर हंगामा किया कि राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत से पहले ही लेखानुदान क्यों रखा गया।
तो सत्ता पक्ष ने उन्हें समझाया कि कार्य मंत्रणा में ये तय हो गया था, आप कार्य मंत्रणा में शामिल नहीं थे और एनी हाउ हर हाल में 31 मार्च से पहले लेखानुदान पास होकर के विभागों में जाना है, क्योंकि ये वित्तीय मामला है। 31 मार्च के बाद सरकार के पास एक भी पैसा खर्च करने को नहीं होगा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद। तो इसलिए इसकी एक लंबी प्रक्रिया होती है। आज इसे स्वीकृत करके कल वर्किंग डेज में यानी राज्यपाल से इसका अनुमोदन करा के इसको वित्तीय जो एक चेन होती है जिसके माध्यम से ये आगे के लिए प्रोसेस होगा विभागों के लिए, उस प्रक्रिया में डाला जाएगा और तभी 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल से सरकार के पास तकनीकी तौर पर पैसा होगा। हालांकि हंगामा काफी हुआ, उसके बाद सदन की कार्रवाई आज 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। तो आज देखना होगा कि विपक्ष का रुख क्या रहता है, और अगर विपक्ष हंगामा करेगा तो सत्ता पक्ष अपने सभी विधायी कार्य उस हंगामे के बीच ही कंप्लीट करके हो सकता है कि सदन आज ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो जाए। पूजा, ठीक है, आप हमारे साथ बने रहें। तो आपको बता दें कि सत्र के पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। हंगामे के बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नए वित्तीय वर्ष के पहले 4 महीने के लिए 21,116 करोड़ का बजट पेश किया है। और राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सदन की कार्यवाही को 3 बजे तक के लिए स्थगित किया गया था। 3 बजे के बाद जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्ष ने राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की मांग की, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि कार्य मंत्रणा के बाद सदन से अभिभाषण पास हो चुका है, लेकिन विपक्ष चर्चा की मांग पर अड़ा रहा। हमारे राज्य के अंदर चुनाव चल रहा था और चुनाव प्रक्रिया के बाद भी और करीब जो विधानमंडल और सारे नेता के चयन ये सब बैठकें होते होते इतना टाइम लग गया। और इस बीच में जो एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत अगले 4 महीनों के लिए क्योंकि सारे कार्यक्रम चलें, सारे सरकार के काम चलें, सारी जो गतिविधियां चल रही हैं वो चलें, विकास के काम चलें, तो 4 महीनों के लिए लेखानुदान आज प्रस्तुत हो गया है और कल महामहिम के अभिभाषण पर भी चर्चा होगी। इस चर्चा के बाद लेखानुदान पास होगा और इसमें हमने जो लेखानुदान प्रस्तुत किया है उसमें और जो महामहिम जी का अभिभाषण है, उस अभिभाषण में हमने अपने संकल्पों को भी रखा है। हमारे संकल्प हैं जो हमने चुनाव से पहले उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने रखे थे, उन सभी को हम पूरा करेंगे। राज्यपाल की अभिभाषण के दौरान सहयोग के लिए संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पक्ष और विपक्ष के सभी विधायकों का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा है कि राज्यपाल अभिभाषण सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ है। सरकार का दस्तावेज माना जाता है, तो अपनी सरकार की सारी जानकारी महामहिम द्वारा दी गई, मैं इसलिए उनका धन्यवाद कर रहा हूँ। माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण बहुत शांतिपूर्ण ढंग से सभी ने सुना है। मैं सभी माननीय सदन के विधायकगणों का बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। सहारा प्रणाम, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं, आप हमारे दर्शकों को समझाइए। किसी को कन्विंस न कर सको तो कंफ्यूज करो। अंदाज से नहीं चलता है देश चलता है व्यवहार और कानून से। और बीमारी तो किसी को पूछ के नहीं आती, वो गरीब को भी आती है और अमीर को भी आती है। और नए भारत को बनाने के लिए जो रास्ता है वो जल समृद्धि के मार्ग से जाता है। अगले 3 महीने तक मजदूर से वो पैसा नहीं ले रहे हैं। जो सत्ताएं हैं वहाँ पर उनसे पूछा क्या आपने कि भाई आपने इनको पैदल क्यों चलने दिया? जनरल साहब, सहारा न्यूज नेटवर्क एकलौता ऐसा चैनल है हमारे चैनल का नाम है सहारा, इसीलिए मैंने दे दिया था कोरोना गो ये नारा। क्योंकि पर्यटक के लिए सबसे जरूरी होती है भरोसा और सेफ्टी। बिल्कुल, ये सारे फॉरेनर होने के बाद भी हम किसी का कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ। महामारी में हम लोग तुरंत जाके उलझ गए हैं, ये तो कहा जा सकता है कि सर मुड़ाते ओले पड़े। तो एक तरीके से हमारे कम्युनिटी में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी था जो पब्लिक ने काफी सपोर्ट किया। आपको जानकारी के लिए मैं कहना चाहूँगा जी कि यहाँ रिकवरी रेट भी बड़ी तेजी से होती है। नॉर्थ ईस्ट उनके कितना नजदीक है। कोरोना धोना नहीं रहना है, अगर अपने भीतर का शौर्य को जगाए।
यह कोई दैवी आपदा है, प्रकृति नाराज है या इंसान की कोई बड़ी भूल है? मैं जो देख रहा हूँ ये प्रकृति का एक संकेत है। उत्तराखंड विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही हरिद्वार ग्रामीण की कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत ने महंगाई के मुद्दे को उठाते हुए सरकार को घेरने की कोशिश की है। सदन से लेकर गैलरी तक सरकार के खिलाफ उन्होंने नारेबाजी की है। अनुपमा रावत ने कहा है कि चुनाव जीतने के बाद सरकार को जनभावनाओं का सम्मान करना चाहिए, लेकिन सम्मान करने के बजाय लोगों को महंगाई की मार झेलने के लिए विवश कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि लगातार बढ़ रही महंगाई से आम आदमी की कमर टूट चुकी है। बिल्कुल खुद क्यों नहीं हो रहा है? तो फिर क्यों किया जा रहा है? फिर एक ही क्षेत्र के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्यों हरिद्वार ग्रामीण के? बिल्कुल हो सकता है। मैं मिलने गई थी, लेकिन वे अंदर बैठे थे। मैं अभी इस परिप्रेक्ष्य में उनसे भी बात करूंगी, और मुझे, क्योंकि मुख्यमंत्री हैं वो पूरे उत्तराखंड के हैं, भाई हमारे लिए भी हैं और हरिद्वार ग्रामीण के लिए भी हैं, और मैं उम्मीद रखती हूँ कि वे इस तरीके का जो रवैया हरिद्वार ग्रामीण के साथ किया जा रहा है उसमें वो कोई ना कोई ठोस कदम लें, और अधिकारी और जो अन्य कर्मचारी हैं उनको निर्देशित करें या आदेशित करें कि इस तरीके का ना किया जाए। ये लोकतंत्र की सरासर वहाँ जो है अवहेलना है, हत्या की जा रही है। उत्तराखंड विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही हरिद्वार ग्रामीण की कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत ने महंगाई के मुद्दे को उठाते हुए सरकार को घेरने की कोशिश की। सदन से लेकर गैलरी तक सरकार के खिलाफ उन्होंने नारेबाजी की। अनुपमा रावत ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद सरकार को जनभावनाओं का सम्मान करना चाहिए, लेकिन सम्मान करने के बजाय लोगों को महंगाई की मार झेलने के लिए विवश कर दिया है। उन्होंने कहा कि लगातार बढ़ रही महंगाई से आम आदमी की कमर टूट गई है। कांग्रेस की बैसाखियों के सहारे राजनीति का क ख ग पढ़ने वाले टिहरी के विधायक किशोर उपाध्याय के सुर बीजेपी में जाने के बाद बदले बदले से हो गए हैं। कल तक जिन साथियों के साथ वो बीजेपी को घेरने की बात किया करते थे, आज वो उन्हीं पर तंज कस रही हैं। किशोर का ये कहना है कि कांग्रेस मजबूत विपक्ष के नहीं रूप में उभर सकी है और इसके लिए कांग्रेस पार्टी को मंथन करना चाहिए। इस देश की सबसे पुराना राजनीतिक दल है, उसकी अगर ये स्थिति है तो उनको अपना आत्मावलोकन करना चाहिए कि इस स्थिति पर वो क्यों पहुंचे हैं, और ये दुख का विषय है। सशक्त अगर विपक्ष होगा तो प्रजातंत्र और मजबूत होगा, और मेरे ख्याल से वो अपने इस कर्तव्य को निर्वहन में जो है, मेरे ख्याल से वो खरे नहीं उतरे। फिलहाल यहाँ रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए। सहारा प्रणाम, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं, आप हमारे दर्शकों को समझाइए। किसी को कन्विंस न कर सको तो कंफ्यूज करो। अंदाज से नहीं चलता है देश चलता है व्यवहार और कानून से। और बीमारी तो किसी को पूछ के नहीं आती, वो गरीब को भी आती है और अमीर को भी आती है। और नए भारत को बनाने के लिए जो रास्ता है वो जल समृद्धि के मार्ग से जाता है। अगले 3 महीने तक मजदूर से वो पैसा नहीं ले रहे हैं। जो सत्ताएं हैं वहाँ पर उनसे पूछा क्या आपने कि भाई आपने इनको पैदल क्यों चलने दिया? जनरल साहब, सहारा न्यूज नेटवर्क एकलौता ऐसा चैनल है हमारे चैनल का नाम है सहारा, इसीलिए मैंने दे दिया था कोरोना गो ई नारा। क्योंकि पर्यटक के लिए सबसे जरूरी होती है भरोसा और सेफ्टी। इतने सारे फॉरेनर होने के बाद भी हम किसी का कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ। महामारी में हम लोग तुरंत जाके उलझ गए हैं, ये तो कहा जा सकता है कि सर मुड़ाते ओले पड़े। तो एक तरीके से हमारे कम्युनिटी में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी था, जो पब्लिक ने काफी सपोर्ट किया। आपकी जानकारी के लिए मैं कहना चाहूँगा जी कि यहाँ रिकवरी रेट भी बड़ी तेजी से होती है। नॉर्थ ईस्ट उनके कितना नजदीक है। कोरोना धोना नहीं रहना है, अगर अपने भीतर का शौर्य को जगा। यह कोई दैवी आपदा है, प्रकृति नाराज है या इंसान की कोई बड़ी भूल है? मैं जो देख रहा हूँ ये प्रकृति का एक संकेत है।
नैनीताल के आयुक्त दीपक रावत ने कचहरी परिसर का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान आयुक्त रावत को कई खामियां नजर आई हैं, जिस पर उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई है। सबसे पहले आयुक्त दीपक रावत ने रजिस्ट्री कार्यालय का निरीक्षण किया है। इसके बाद दीपक रावत रिकॉर्ड रूम का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां पर उन्होंने अग्निशमन उपकरण के काम नहीं करने पर नाराजगी जताई और संबंधित फर्म को जल्द से जल्द उपकरणों को ठीक करने को कहा। दरअसल 5 अक्टूबर 2010 को नैनीताल के कलेक्ट्रेट भवन में आग लग गई थी, जिससे भारी नुकसान हुआ था। आयुक्त दीपक रावत ने सभी व्यवस्थाओं को जल्द से जल्द सुधारने के निर्देश दिए। लैंड रिकॉर्ड सेक्शन है, सब रजिस्ट्रार का ऑफिस है और ZAC है, इनको देखा है। उसमें मेनली मैं ये देख रहा था कि जो पत्रावलियों का रखरखाव एक तो, और सेकेंडली ये कि जो अलग अलग तरह की अनुमतियां होती हैं वो हमारी अपडेटेड रहे। तो इसमें अधिकांश जगह मुझे काम अच्छा मिला है। एक आध जगह जहाँ पे मुझे लगता है सुधार की आवश्यकता है, वहाँ पे निर्देशित कर दिया गया। विशेषकर जो हमारा ZA का जो सेक्शन है, उसमें जो हमारी विभिन्न प्रकार की अनुमतियाँ होती हैं लैंड की, उसको मैंने कहा कि रखरखाव ठीक से हो और जो एक्चुअल पोजीशन है वो भी हमारे पास होनी चाहिए। सिमिलरली लैंड रिकॉर्ड्स के केस में, क्योंकि हल्द्वानी का रिकॉर्ड्स यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, तो मैंने कहा कि एक बार उसको पूछ लें। अगर वहीं के लैंड रिकॉर्ड हल्द्वानी में ही जमा हो रहे हैं तो उसमें स्थिति स्पष्ट हो जाए। उनको यहाँ पे आना है तो इधर आ जाएं। ऊधम सिंह नगर जिले के जसपुर में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी कर रहे शिक्षकों पर शिक्षा विभाग ने कड़ी कार्रवाई की है। जसपुर के शिक्षा अधिकारी आशाराम चौधरी ने दोनों शिक्षकों के खिलाफ जसपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। शिक्षक नवीन कुमार किशनपुर के प्राइमरी स्कूल में तैनात थे, जबकि ओम प्रकाश प्राइमरी विद्यालय मुरलीवाला में तैनात थे। दोनों ही अध्यापकों को बर्खास्त कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि शिक्षकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। जो दूसरे के पेपर्स के आधार पर नौकरी कर रहे थे, ये रहने वाले कहीं अन्यत्र के थे, निवास प्रमाण पत्र और अभिलेख जो है किसी दूसरे व्यक्ति के लगा रखे थे। इस जांच पड़ताल में जो है ये फर्जी पाए गए। इसमें कागजात तो सही हैं, लेकिन वो व्यक्ति ही नौकरी करने वाले फर्जी थे। इसलिए इनको विभाग ने बर्खास्त किया है और उनको FIR दर्ज करने का आदेश थे। इनके खिलाफ जो है कोतवाली में FIR दर्ज करा दी गई। ये उपखंड शिक्षा अधिकारी है जसपुर, श्री आसाराम जी। इनके द्वारा 2 शिक्षकों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया है और शिक्षकों द्वारा फर्जी दस्तावेज जमा कर नौकरी पाई गई थी, जिसकी जांच SIT द्वारा की गई थी और तदुपरांत ये अभियोग थाने में 2 अभियोग थाने में पंजीकृत किए गए हैं और जिसकी विवेचना चल रही है। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन सहारा समय पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के अलावा देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट samylive.com पर।